हेलो एंड गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। सभी को प्रणाम भैया। चलिए मालिक, लास्ट डे हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे थे, जैसे खास क्वेश्चन था हमारा कंसेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंस चैप्टर नंबर 1 में। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहा हो लास्ट रिवीजन सेशन। हम चैप्टर 1 के बचे हुए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे हैं दोस्तों। गुड मॉर्निंग सुहानी, श्रुति, गुड मॉर्निंग दिशा, गुड मॉर्निंग अनुजा एंड उन्नति। चलिए मालिक, चैप्टर नंबर 1 में 16th क्वेश्चन हमने देख लिया था, कंसेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंस, और हमने देखा था एसेज और एसेज के अलावा अपने मैंडेटरी क्या क्या है। गाइडेंस नोट बोलो, 2 बातें और पढ़ी थी आपने, एक स्टेटमेंट और एक गाइडेंस नोट। स्टेटमेंट्स के लिए हमने बोला था ये कंपलसरी है, गाइडेंस नोट के लिए हमने बोला था रिकमेंडेटरी वर्ड यूज करेंगे। नेक्स्ट आता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एमसीक्यूज में बहुत ज्यादा आता है वो है वेरियस थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस। इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लें भैया, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या बोलता है क्वेश्चन, अलग अलग क्या थ्रेट्स हैं हमारी इंडिपेंडेंस को लेके। क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है वेरियस थ्रेट्स के तौर पर, क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आए तो फिर एथिक्स के तौर पर आ सकता है कि 5 तरह के थ्रेट्स बता दो मालिक। गुड मॉर्निंग आरची, गुड मॉर्निंग देवांश, राधे राधे जन साहब, गुड मॉर्निंग सूरत। चलिए मालिक, अब हम 5 अलग अलग तरह के थ्रेड्स पढ़ रहे हैं। ध्यान रखना इसका एमसीक्यू में इंपॉर्टेंट रोल है, कई बार वो आपसे एमसीक्यू वाला पार्ट पूछते हैं, तो ध्यान रखिएगा। सबसे पहला है हमारा खुद का सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड। किसी जगह जहां हम ऑडिट करने जा रहे हैं वहां मेरा या मेरी फर्म का, मेरे पार्टनर का, मेरे एसोसिएट का कुछ फाइनेंशियल इंटरेस्ट छुपा हुआ है, तो हम मेन वर्ड क्या यूज करेंगे, वी कुड बेनिफिट फ्रॉम अ फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द ऑडिट क्लाइंट। एग्जाम्पल देना है आपको मेन, ये हर एक क्वेश्चन आपसे 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है दोस्तों। अच्छे से पढ़ के जाना इस चैप्टर में ये वाला पार्ट, क्योंकि इस पे एमसीक्यू जरूर आता है। वो आपको एग्जाम्पल देके पूछ सकते हैं, बताओ ये कौन सा वाला थ्रेट है, ऐसा वो ट्रू फॉल्स या एमसीक्यू में भी आपसे पूछा जा सकता है। मेरे साथ साथ रिपीट करें दोस्तों। सबसे पहला हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट आ गया या मटेरियली सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल इंटरेस्ट आ गया, तो पहला वर्ड हो गया एफआई, फाइनेंशियल इंटरेस्ट। दूसरा बोलो सर लोन या गारंटी टू या फ्रॉम, तो दूसरा वर्ड आ गया एलजी, लोन या गारंटी, पहला था एफआई। तीसरा अनड्यू डिपेंडेंस है आपकी, तो डिपेंडेंस वर्ड आ गया यूडी, अनड्यू डिपेंडेंस ऑन अ क्लाइंट फीस। फोर्थ क्लोज बिजनेस रिलेशनशिप, जो कि नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट है, हम वहीं एम्प्लॉयमेंट ढूंढना चाह रहे हैं, पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट। और कंटिजेंट फीस फॉर द ऑडिटिंग। 6 पॉइंट मेरे साथ साथ रिपीट करो। पहला सर डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट है या फिर मटेरियली सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल इंटरेस्ट है इन द क्लाइंट। गुड मॉर्निंग अदिति। नेक्स्ट है लोन या गारंटी एलजी। तीसरा यूडी, अनड्यू डिपेंडेंस ऑन द क्लाइंट फीस। फोर्थ क्लोज बिजनेस रिलेशनशिप है मालिक आपकी, क्लोज बिजनेस रिलेशनशिप सीबीआर, पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट पीई और कंटिजेंट फीस। ये 6 एग्जांपल्स के साथ सेल्फ इंटरेस्ट में बोल सकते हैं कि हमारा उस पर्टिकुलर क्लाइंट में फाइनेंशियल इंटरेस्ट क्रिएट हुआ। नेक्स्ट है सेल्फ रिव्यू। रिव्यू का मतलब होता है खुद का ही एग्जामिनेशन करना, है ना। सेल्फ रिव्यू जिसको हम सेल्फ अप्रेजल भी बोलते हैं। हम क्या कर रहे हैं, हमने ऐसा कोई जजमेंट लिया या कोई कंक्लूजन फॉर्म किया, है ना, किसमें, ड्यूरिंग अ रिव्यू। ड्यूरिंग अ रिव्यू जब आप देखते हो कि यार कोई जजमेंट था, कोई कंक्लूजन था जो प्रीवियस ऑडिट में हमने ही लिया था, या किसी नॉन ऑडिट एंगेजमेंट में हमने ही लिया था, या जब हमारी टीम का मेंबर डायरेक्टर या सीनियर एम्प्लॉय था वहां पर। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है मालिक, जो डिसीजन आपने लिए उनको आप ही रिव्यू कर रहे हो, उनको आप ही रिव्यू करने जा रहे हो, तो इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब ये निकला कि कहीं ना कहीं हमारा फोकस खुद के एग्जामिनेशन पे आ गया। तो डर लग रहा है जो हमने डिसीजन लिए वो गलत जा रहे हैं, जो हमने एग्जामिनेशन किए, जो जजमेंट लिए, कंक्लूजन दिए, वो गलत जा रहे हैं। तो डेफिनेशन इसीलिए क्या बोला कि रिव्यू के दौरान कोई जजमेंट, कोई कंक्लूजन जो हमने किसी पिछले ऑडिट में लिया था, हमारा ही जजमेंट था, नॉन ऑडिट एंगेजमेंट में लिया। नॉन ऑडिट एंगेजमेंट के एग्जांपल्स देख लो, जैसे कि इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, इंटरनल ऑडिट। लास्ट ईयर हम इंटरनल ऑडिटर थे, इस बार स्टैट्यूटरी ऑडिटर है। लास्ट ईयर हमने जो डिसीजन लिया था वो मैनेजमेंट ने अप्लाई कर दिया था, उसको अपन ही रिव्यू करके बोल रहे हैं ये तो गलत है। तो सेल्फ रिव्यू में बहुत बड़ा टेंशन हो जाता है कि जो पहले, अब आपका टीम मेंबर है वो पहले डायरेक्टर था उसी कंपनी में, बोलो भैया, तो लफड़ा हो जाता है कि ऐसे में अपने ही जजमेंट को क्रिटिसाइज करना है अपने को। गुड मॉर्निंग अदिति जी। तो ध्यान रखिएगा, सेल्फ रिव्यू में हम अपने ही किसी जजमेंट, किसी कंक्लूजन जो प्रीवियस ऑडिट या नॉन एंगेजमेंट में लिए थे, तो हम बोलेंगे PANE, पाने, है ना, एज अ डायरेक्टर या प्रीवियस एम्प्लॉय के तौर पर आपने लिए थे। इंस्टेंसेस 2 हैं,
अभी पहला हमने देखा, जो पहले डायरेक्टर या सीनियर ऑफिसर था वही अब अपने यहाँ ऑडिटर है, अपनी ही टीम का मेंबर है। और दूसरा, एक ऑडिटर वो सर्विस परफॉर्म कर रहा है जो कि ऑब्जेक्टिवली ऑडिट के दौरान चेकिंग हो रही है। जैसे एग्जांपल देता हूँ, सपोज आप ही टीडीएस टीसीएस सर्विसेज दे रहे थे उसको, टैक्स डिडक्टेड एक्स सोर्स और टैक्स कलेक्टेड सोर्स का आप ही रिटर्न फाइल कर रहे थे। लास्ट ईयर आपने गलत रिटर्न फाइल कर दिया और इस बार वो एग्जामिनेशन में आ गया, तो भैया अपनी द्वारा परफॉर्म की गई सर्विस को हम री एग्जामिन कर रहे हैं, री इवैल्यूएट कर रहे हैं, इसीलिए सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, सेल्फ रिव्यू थ्रेट, थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट होता है। इंटरेस्ट में हमारा फाइनेंशियल है, यहाँ पे हम हमारी खुद की चीजों को जज कर रहे हैं। थर्ड है एडवोकेसी। एडवोकेट का मतलब लॉयर होता है सिंपल तो, और यहाँ एडवोकेसी का मतलब है किसी को प्रमोट करना। जैसे एक लॉयर अपने क्लाइंट को प्रमोट करता है ना, लॉयर का काम ही क्या, हम उसको एडवोकेट बोलते ही क्यों, क्योंकि वो किसी का पक्ष रखता है, किसी क्लाइंट को एनर्जाइज करता है, किसी क्लाइंट की पोजीशन को पुटअप करता है लोगों के सामने। उसी तरह यहाँ बोला गया कि ऑडिटर या तो प्रमोट कर रहा है या परस्यूड टू प्रमोट, उसको परस्यूड कर दिया गया, कन्विंस कर दिया गया कि तू हमको प्रमोट कर, किसी क्लाइंट का ओपिनियन। और इस हद तक आप प्रमोट कर रहे हो कि जो आपका लिसनर है, जो आपको सुन रहा है, देख रहा है, वो समझ गया कि बॉस ये पर्टिकुलरली लोग जो है मान रहे हैं कि आपकी ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज हो गई है। जैसे कि आप अपनी कंपनी की गलती निकालने की जगह आप उन्हीं के फेवर में बोल रहे हो, सबकी शेयर होल्डर को लग रहा है कि तो साफ साफ गलती है। आप कन्विंस कर रहे हो कंपनी के शेयर या सिक्योरिटीज में डील करने का, आप कंपनी के लिटिगेशंस को कन्विंस कर रहे हो, थर्ड पार्टी डिस्प्यूट्स को कन्विंस करने में लगे हुए। और इस हद तक, टू अ सच एक्सटेंट, टू अ पॉइंट, जब लोगों को बिलीव हो जाए कि आपकी कॉम्प्रोमाइज हो गई है, इंडिपेंडेंस यहाँ पर आके आपकी ऑब्जेक्टिविटी जो है खत्म हो गई है, ये कहलाता है एडवोकेसी थ्रेट। जैसे यार अपन अपने भाई की बुराई नहीं करते, जैसे हम हमारे पेरेंट्स की बुराई कर ही नहीं सकते, तो एडवोकेसी में क्या होता है, हम इस पॉइंट तक लड़ लेते हैं, भले ही वो गलत हो, है ना, तो भी अपन लड़ लेते हैं। यही बात अपन क्लाइंट के साथ कर रहे हैं। तीसरा है एडवोकेसी। फोर्थ, फैमिलियरिटी। बहुत सिंपल, हम फेमिलियर हैं उन सबसे, मतलब हमारे पर्सनल रिलेशन ही हो गए एक तरह से, ये लिखा हुआ है। इतना ज्यादा पर्सनल रिलेशनशिप हो गया हमारा कि हम क्लाइंट के प्रति क्या हो गए, टू सिंपैथेटिक। अब हम क्या कर रहे हैं मालिक, डर क्या है, अब अपने को कोई फ्रॉड या एरर मिल रही है, कंपनी कुछ गलती कर रही है, अपन बोल रहे हैं नहीं नहीं गलती कर भी रही है तो भी क्या, अपन तो कंपनी का पक्ष लेंगे। हम ज्यादा सिंपैथेटिक हो गए कंपनी के लिए। इट मीन्स हमने शेयर होल्डर का व्यू रखना बंद कर दिया, कहीं ना कहीं हम शेयर होल्डर का ध्यान नहीं रख रहे। 4 एग्जाम्पल्स। पहला, ऐसा कब कब होता है, जब हमारा उनसे रिलेशनशिप हो जाए और हम टू सिंपैथेटिक हो जाए, उनके इंटरेस्ट को ध्यान रख रहे हैं, हम कंपनी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कुल मिला के 4 रिलेशन। पहला, क्लोज रिलेटिव ऑडिट टीम का, सीनियर पोजीशन पे कंपनी में, जैसे कि मेरी टीम में एक आर्टिकल है, उसी के फादर वहां डायरेक्टर है, तो ये हटा देना चाहिए मुझे उस टीम से। दूसरा, फॉर्मर पार्टनर जो ऑडिट का था आज डायरेक्टर हो गया। थर्ड, लॉन्ग एसोसिएशन है हमारे ऑडिटर और हमारे क्लाइंट के बीच में। फोर्थ, सिग्निफिकेंट गिफ्ट या हॉस्पिटैलिटी ले ली आपने कंपनी से, डायरेक्टर से या एम्प्लॉय से, तो आपके क्लोज रिलेशन हो गए, फेमिलियर रिलेशंस हो गए, अब आप उनके अगेंस्ट नहीं बोल पाओगे। एडवोकेसी और फेमिलियरिटी में क्या अंतर है, ध्यान से सुनना। यहाँ रिलेशनशिप क्रिएट हो गई है, यहाँ आप क्लाइंट के किसी पॉइंट को, किसी ओपिनियन को प्रमोट कर रहे हो, जो क्लाइंट बोल रहा है ना वही आप प्रमोट कर रहे हो, यहाँ आप उससे कोई बेनिफिट रिसीव कर रहे हो। फेमिलियरिटी में कहीं ना कहीं आप प्रेशर में हो, वो जिसको हम बोलते हैं ना अनड्यू इन्फ्लुएंस। फाइनेंशियल में ध्यान रखना, पैसा इन्वॉल्व है, रिव्यू में खुद के जजमेंट इन्वॉल्व है, अंदर बता रहा हूँ चारों पांचों का। फाइनेंशियल में फाइनेंस इन्वॉल्व है, रिव्यू में खुद का जजमेंट या कंक्लूजन इन्वॉल्व है। एडवोकेसी में हम उनका पॉइंट बाहर वालों को बता रहे हैं, और फेमिलियरिटी में हम उनके प्रति टू सिंपैथेटिक हो रहे हैं, क्योंकि हमारा उनसे रिश्ता जुड़ गया एक तरह से किसी न किसी मैनर का। फिफ्थ है इंटिमिडेशन थ्रेट्स, ये बहुत ज्यादा होता है। इंटिमिडेशन थ्रेट्स किसको बोलते हैं, इंटिमिडेशन में हमको डेटर किया जाता है कि आप ऑब्जेक्टिवली एक्ट मत करो, प्रोफेशनल स्केप्टिज्म का यूज मत करो। कब, जब हमको धमकाया जाता है, हमको डर रहता है कि अगर अपन ने ज्यादा इनमें काड़ी की ना तो ये अपने में काड़ी कर देंगे, मतलब अपने को लगता है कि अपने को रिप्लेस कर दिया जाएगा। मैटर डिस्प्यूट का विथ रिलेटेड टू सम अकाउंटिंग पॉलिसीज, विथ रिलेटेड सम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, आर यू आर अंडर प्रेशर, कुछ कॉर्शन जैसी चीज कि हमको धमकाया जा रहा है। हमारी फीस रिड्यूस करने की बात कर रहे हैं बाय रिड्यूसिंग द वर्क। 3 एग्जाम्पल बोलो। पहला, थ्रेट ऑफ रिप्लेसमेंट है हमारे पास, इसलिए ओवर डिसएग्रीमेंट विद द एप्लीकेशन ऑफ पॉलिसीज। दूसरा, प्रेशर टू डिस्प्रपोर्शनेटली रिड्यूस द वर्क इन रिस्पॉन्स टू रिड्यूस्ड ऑडिट फीस, ये कहलाता है
इंटिमिडेशन थ्रेट। तो 5 तरह के थ्रेट, पांचों में बहुत डिफरेंस है, सिमिलैरिटी किसी में भी नहीं है। कई बार हम फाइनेंशियल और फेमिलियरिटी को सेम मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, यहाँ फोकस रिलेशनशिप पे, पैसे पे नहीं है। अंतर समझना, वहां पैसा फोकस में है, फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, यहाँ रिलेशनशिप के कारण आप किसी के अगेंस्ट नहीं जा पा रहे। बोलिए मालिक। तो 4 क्लोज रिलेटिव, सीनियर पोजीशन पे, फॉर्मर पार्टनर, डायरेक्टर या एम्प्लॉय हो चुका है वहां का, लॉन्ग एसोसिएशन है हमारा क्लाइंट के साथ, या हम सिग्निफिकेंट गिफ्ट और हॉस्पिटैलिटी एक्सेप्ट कर रहे हैं। बोलिए मालिक, क्या चारों पॉइंट समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद करके जरूर जाना। एक पॉइंट इसमें से जरूर आएगा, कुछ ना कुछ 2 नंबर का इस पूरे क्वेश्चन में से। एमसीक्यू ट्रू फॉल्स समझाने को आ सकता है 3 मार्क्स में कि फेमिलियरिटी थ्रेट समझाओ, तो एग्जाम्पल देके पूछ सकते हैं, बताओ ये कौन सा थ्रेट है। बताएं भैया, क्या 5 बातें समझ में आई? बोलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऑडिटर इंडिपेंडेंसी रिलेटेड। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, लेकिन जब एग्जाम में आया था बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझ नहीं पाए थे। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन इस वर्ड पे आएगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू रिमेन इंडिपेंडेंट बाय टेकिंग इनटू अकाउंट द कंटेक्स्ट इन विच दे प्रैक्टिस। इस रेफरेंस में वो प्रैक्टिस कर रहे हैं थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस, और क्या सेफगार्डेड अवेलेबल है। तो अपने को प्रिंसिपल्स बताना है सेफगार्डिंग के, बेसिकली कि हम कैसे इन इंडिपेंडेंस के थ्रेट्स को एलिमिनेट करते हैं। बेसिकली पॉइंट इस पे है। बताओ, थ्रेट्स तो रहेंगे सर, हमेशा ही रहेंगे। इंसान है तो लालच है, इंसान है तो डर है, तो लालच और डर के कारण कोई भी व्यक्ति अपनी इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। कैसे उसको प्रोटेक्ट करे मालिक? तो कुछ प्रोविजन आपने कंपनीज एक्ट में पढ़े कि किस तरह से ऑडिटर को 144 में कुछ सर्विसेज देने से रोक दिया गया, किस तरह से सेक्शन 141 3D में आपको बोला गया सिक्योरिटी या शेयर होल्ड नहीं करोगे, इंडेप्टेडनेस नहीं रखोगे, लोन गारंटी प्रोवाइड नहीं करोगे। इसके अलावा 5 बेसिक प्रिंसिपल्स जो आपको ध्यान रखना है। पहला, यू शुड ऑलवेज बी एन अपीयर टू बी इंडिपेंडेंट। यू शुड ऑलवेज बी एन अपीयर टू बी इंडिपेंडेंट। क्वेश्चन में ध्यान से देखना, ये गाइडिंग प्रिंसिपल्स दिए। दिस इज नॉट अ आंसर ऑन इंडिपेंडेंस, दिस इज नॉट अ आंसर ऑन थ्रेट्स, दिस इज आंसर ऑन हाउ टू प्रोटेक्ट योर इंडिपेंडेंस। गाइडिंग प्रिंसिपल्स हमेशा जो आपको माइंड में रखने हैं। पहला, ऑलवेज बी एंड बी दोनों बोला गया। दूसरा, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल स्केप्टिज्म थ्रू आउट द ऑडिट मेंटेन करना है। शो यू शुड फॉलो की ऑडिट प्रिंसिपल्स, जिससे एक ऑडिटर इंडिपेंडेंट हो पाए। थर्ड, जब भी कोई वर्क लो चेक कर लो क्या कोई थ्रेट इन्वॉल्व है हमारी इंडिपेंडेंस को लेके। यदि हाँ, तो आपको एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए, या पहले सेफगार्डिंग कर लो कि हमको थ्रेट फेस ना करने पड़े। अगर आप क्रेडिबिलिटी के साथ फुल्ली ये इंप्लीमेंट ना कर पाओ तो आपको क्या करना चाहिए? यू शुड नॉट एक्सेप्ट द वर्क। बोले 5 प्रिंसिपल। पहला सर, बी एंड अपीयर टू बी फ्री। दूसरा, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड प्रोफेशनल स्केप्टिज्म विच रिक्वायर्स ऑडिटर टू बी इंडिपेंडेंट। थर्ड, जब भी कोई वर्क एक्सेप्ट करो इन्वॉल्व थ्रेट, चेक करो, यदि एग्जिस्ट करे तो डू नॉट एक्सेप्ट और सेफगार्ड द थ्रेट्स। और फिफ्थ है, अगर अनेबल हो जाओ आप फुल्ली तो फिर ध्यान रखना यू शुड नॉट एक्सेप्ट द वर्क। तो 5 मेन वर्ड से हम ये आंसर बना सकते हैं। पहले ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। राधे राधे डब्बू जी। नेक्स्ट, प्रोफेशनल स्केप्टिज्म, अनदर इंपॉर्टेंट आंसर, 4 to 5 मार्क्स। प्रोफेशनल स्केप्टिज्म ऐसे 200 का पॉइंट है हमारे पास कि ऑडिटर शुड ऑलवेज यूज स्केप्टिज्म। तो ये क्या है? इसके 3 मेन वर्ड्स। पहला, इट रेफर्स टू एन एटीट्यूड, ये हमारा एटीट्यूड है ऑफ क्वेश्चनिंग माइंड। हम प्रश्नवाचक, हम क्वेश्चनिंग करने में स्थिति में रहते हैं। हर बार अपन पूछते हैं ऐसा क्यों, और इसके हमको उनसे आंसर चाहिए, तो हम आराम से अपना वर्क कर पाते हैं। वी शुड ऑलवेज बिलीव इन द क्लाइंट, लेकिन हमारा खुद का एटीट्यूड भी तो क्वेश्चनिंग हो। हर चीज अगर उन्होंने जो बोली और अपन ने मान ली, दिस इज नॉट अ क्वेश्चनिंग माइंड। तो ध्यान रखना, इट रिफर्स टू एन एटीट्यूड। स्केप्टिज्म में किसी को मेडिसिन नहीं दे सकता कि लिए आकर अंदर जाते सी बोल दिया हो अब तो मैं इंडिपेंडेंट, अब तो मेरा प्रोफेशनल स्केप्टिज्म मेंटेन्ड है, ऐसा नहीं होगा। यू शुड ऑलवेज हैव अ क्वेश्चनिंग माइंड, यू शुड ऑलवेज बी अलर्ट टू द कंडीशंस, कौन सी, विच में इंडिकेट सम पॉसिबल एमएमएस, एंड यू शुड ऑलवेज हैव क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ द ऑडिट एविडेंस। तो 3 काम करना है भैया। पहला, एटीट्यूड ऑफ क्वेश्चनिंग माइंड। दूसरा, अलर्ट टू द कंडीशन जिसमें पॉसिबल एमएमएस आ सकता है। एंड थर्ड वन, क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ द ऑडिट एविडेंस। तो ये ऑडिट एविडेंस को लेके हो गया। इसीलिए हमको क्या डिमांड किया जाता है हमसे, वी शुड ऑलवेज प्लान एंड परफॉर्म एन ऑडिट विद प्रोफेशनल स्केप्टिज्म, रिकॉग्नाइजिंग दैट, हमेशा अपने दिमाग में होना चाहिए, हम शक नहीं कर रहे हैं, हम शक नहीं कर रहे हैं, हम कभी भी क्लाइंट पे शक नहीं करते, लेकिन हमेशा अपने दिमाग में क्या होना चाहिए, सर्कमस्टेंसेस मे एग्जिस्ट दैट कॉज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू बी एमएमएस या मटेरियली मिसस्टेटेड। क्या क्या एग्जांपल दोगे? सबसे पहला, एक एविडेंस कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है दूसरे ऑडिट एविडेंस को। सेकंड एग्जांपल, इंफॉर्मेशन जो कि रिलायबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क लगा रही है,
इंफॉर्मेशन जो कि उनके रिस्पॉन्सेस पे क्वेश्चन मार्क लगा रही है, कंडीशंस जो कि इंडिकेट करती है देयर मे बी सम पॉसिबल फ्रॉड, कंडीशन जो सजेस्ट करती है कि ऑडिट प्रोसीजर एडिशनली लगाने पड़ेंगे जो रिक्वायर्ड है उनसे भी ज्यादा। बोलो 4 कंडीशन। सबसे पहला सर एटीट्यूड, क्वेश्चनिंग माइंड, बीइंग अलर्ट टू पॉसिबल एमएमएस, क्रिटिकल असेसमेंट, प्लान एंड परफॉर्म, रिकॉग्नाइजिंग दैट दे कैन बी मिसस्टेटेड। एग्जांपल्स, एक एविडेंस कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है दूसरे एविडेंस को, रिपीट करो मेरे साथ, एक एविडेंस दूसरे एविडेंस को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। इंफॉर्मेशन जो क्वेश्चन मार्क रेस कर रही है रिगार्डिंग द रिलायबिलिटी, रिगार्डिंग द रिस्पॉन्सेस, मुझे डाउट अराइज हो रहा है जो मैंने उनसे इंक्वायरीज के दौरान मांगे थे, जो मैं ऑडिट एविडेंस की तरह यूज करना चाहता था, उस इंफॉर्मेशन पे रिलायबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क है। थर्ड वन, सर्कमस्टेंस जो इंडिकेट कर रहा है शायद यहाँ फ्रॉड हो सकता है। फोर्थ, सर्कमस्टेंस जो सजेस्ट करना है आई हैव टू पुट मोर एडिशनल प्रोसीजर्स, जो रिक्वायर्ड है उससे भी ज्यादा। प्रोफेशनल स्केप्टिज्म में एक बार रखना, नहीं सर थ्रू आउट द ऑडिट, जैसे पढ़ते समय हमेशा ही आपको अवेयर रहना है, वैसे ही ऑडिट करते समय हमेशा ही आपको अवेयर रहना है, ताकि आपके रिस्क मिनिमाइज हो जाए। किस चीज की रिस्क? 3 रिस्क। पहला, आप ओवरलुक ना कर दो अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेज या अनयूजुअल ट्रांजेक्शन को, ओयूसी। ओवर जनरलाइजेशन ना कर दो जब कोई कंक्लूजन ड्रॉ करना चाहते हो कि ठीक है इतना तो चलता है, ओवर जनरलाइजेशन कि हाँ सब कुछ ठीक ही होगा, टीसीएस जैसी कंपनी है तो ओवर जनरलाइजेशन। ओवर जनरलाइजेशन थ्योरी है तो सर वो दिक्कत ही होती है याद करने में, ज्यादा ही ओवर जनरलाइजेशन हो गया। नेक्स्ट, इनअप्रोप्रिएट अजम्पशंस फॉर एनटी ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, एनटी ऑफ एपी। ये आपको 3 बातों के लिए आपको स्केप्टिज्म रखना है। बोलो फटाफट से, बोलो स्केप्टिज्म आपको क्या हेल्प करेगा, क्या रिड्यूस करने में हेल्प करेगा? पहला, ओवरलुक नहीं करोगे आप अनयूजुअल सर्कमस्टेंस को, ओवर जनरलाइजेशन नहीं करोगे किसी भी कंक्लूजन्स को। तीसरा, इनअप्रोप्रिएट अजम्पशंस यूज नहीं करोगे फॉर डिटरमाइनिंग एंटी ऑफ प्रोसीजर्स। तो कई बार क्लाइंट के साथ हम ओवर जनरलाइज्ड हो जाते हैं, यस हो ही जाते हैं हमेशा ही। जैसे ओवर जनरलाइजेशन का एग्जांपल देता हूँ, प्रैक्टिकल में हमेशा अच्छे मार्क्स आएंगे, अगर ऐसा होता तो सभी सीए बनते। ओवर जनरलाइज सब्जेक्ट के बारे में, ऐसे ही क्लाइंट के बारे में आप ओवर जनरलाइजेशन नहीं करोगे कि हमने मेन आइटम स्टॉक इन्वेंट्री या हमने डेटर्स क्रेडिटर सेल देख लिया बस, अब इससे ज्यादा की जरूरत नहीं, उसमें कुछ नहीं मिला तो बाकी में भी कुछ नहीं मिलेगा। दिस इज ओवर जनरलाइजेशन। बोलिए भैया, क्या बात समझ में आती है? बोलिए मालिक फटाफट से। तो प्रोफेशनल स्केप्टिज्म अनदर इंपॉर्टेंट आंसर, जरूर पढ़ के जाइएगा। वापस से वही वर्ड है, क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ ऑडिट एविडेंस। आप हमेशा ही लिख सकते हो ताकि एविडेंस कैसे हो सर, सफिशिएंसी और अप्रोप्रिएटनेस चेक कर पाए उनकी अपन। तो क्रिटिकल असेसमेंट में आप यहाँ पे भी बोल सकते थे चाहो तो, क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ ऑडिट एविडेंस सो दैट देयर कैन बी सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन। बोलिए मालिक, बोलो। क्या कई बार हम प्रोफेशनल स्केप्टिज्म में ऑडिट करते करते इन्वेस्टिगेशन पे आ सकते हैं? बिल्कुल। जब आपको लगता हो कि मॉडिफिकेशंस करने पड़ रहे हैं उस मैटर को सॉल्व करने के लिए, तो कई बार हम इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर भी लगाना शुरू कर देते हैं कि इसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिएगी। तो ध्यान रखना, ये था छोटा सा आंसर प्रोफेशनल स्केप्टिज्म का, कम से कम इतना तो आप लिख ही सकते हो, यहाँ से लेके यहाँ तक के सारे पॉइंट्स आप आराम से शामिल कर सकते हो। ये एग्जाम्पल से ध्यान रखना, कई बार वो एग्जाम्पल पूछते हैं 2 मार्क्स में कि प्रोफेशनल स्केप्टिज्म का सिर्फ एग्जाम्पल दे दो 4, तो 4 में एक एविडेंस, एक इन्फॉर्मेशन, एक पॉसिबल फ्रॉड, एक ऑडिट प्रोसीजर है। 4 मेन वर्ड से आप आराम से सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हो। चलो नेक्स्ट है अपने पास ऐसे 210 एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। इंपॉर्टेंट ऐसे सबसे पहला आता है इसमें प्री कंडीशंस क्या होनी चाहिए ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले। शुरुआत होनी चाहिए एक्चुअली आपकी लिमिटेशन ऑन स्कोप से। अगर आपके ऑडिट पे लिमिटेशन है तो प्लीज उसको एक्सेप्ट मत करना, ये बात ध्यान रखिएगा। ये बात हमेशा ध्यान रखना कि अगर आपके एंगेजमेंट पे कहीं भी कोई लिमिटेशन है तो कभी भी एक्सेप्ट मत करना, नेवर। देखिए सबसे पहली स्टेप हमेशा ही क्या होगी, चेक करो कि लिमिटेशन ऑन स्कोप है क्या। आप बोलते हो है तो डू नॉट एक्सेप्ट द एंगेजमेंट अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ, ये पहली लाइन है। देयर शुड नॉट बी एनी एलओएस, लिमिटेशन ऑन स्कोप। आप देखते हो लिमिटेशन ऑन स्कोप नहीं है तो फिर अपन एग्जामिन करेंगे वेदर प्री कंडीशंस आर देयर। ये क्या है सर प्री कंडीशन? प्री कंडीशन का एक और वर्ड है अपना प्रीमाइस, बेसिस, जिसपे हम ऑडिट करेंगे। हम जब ऑडिट करने आ रहे हैं तो कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट वहां पहले से होनी चाहिए, जैसे कि बुक्स ऑफ अकाउंट मैनेज होना चाहिए एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ। वो प्रिपेयर और प्रेजेंट है ही नहीं तो मैं ऑडिट करके क्या तीर मार लूंगा। तो पहला रिक्वायरमेंट क्या है दोस्तों? पहला रिक्वायरमेंट है कि प्री कंडीशन एग्जिस्ट करती है या नहीं। करती है तो हम स्टेप 3 की तरफ बढ़ेंगे कि हम एक एंगेजमेंट लेटर उनसे लेंगे और उसके कंटेंट पे बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है प्री कंडीशंस है या नहीं, लिमिटेशन ऑन स्कोप है अगर, प्लीज डू नॉट एक्सेप्ट द एंगेजमेंट। चलिए पहला क्वेश्चन, प्रीमाइस में क्या क्या आता है?
क्या क्या बेसिस होना चाहिए जिसके बाद ही मैं ऑडिट शुरू कर पाऊंगा, वो प्रीमाइस क्या है, वो प्री कंडीशंस क्या है। आप मुझसे पढ़ने आए हो मान लो ऑडिट, और आप बोल देते हो सर मैं तो नहीं पढ़ूंगा, आपको ही पढ़ाना है, तो मैं बोलूंगा भैया लिमिटेशन ऑन स्कोप है, प्लीज आप किसी और टीचर से बात करें। तो प्रीमाइस तो रेडी होना ही चाहिए, प्री कंडीशंस हमेशा रेडी होना ही चाहिए। 3-4 मेन वर्ड्स क्या क्या ले सकते हैं देखो, हमेशा ध्यान रखना, एक तो पूरा ऐसे का पूरा नाम लिख के आना, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे का नाम लिखना भूल जाते हैं, सिर्फ ऐसे 210 करके आ जाते हैं। आपको क्या लिखना है, ऐसे 210 एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। प्री कंडीशन का मतलब है मैनेजमेंट यूज कर रहा है ऑफ अप्लीकेबल एफआरएफ, एक्सेप्टेबल एफआरएफ, इसमें प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन बोलो, और एग्रीमेंट है मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी का कि वो लोग मुझे वो बेसिस दे देंगे जिस पर ऑडिट कंडक्ट होगा, ऑन विच ऑडिट इज टू बी कंडक्टेड। तो दो बातें, पहला हम बोलेंगे कंडीशंस क्या है, प्री कंडीशंस क्या है। तो सर पहला मैनेजमेंट एग्री कर ले, मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी एग्री कर ले कि दे विल यूज एप्लीकेबल एफआरएफ, तो मैं ऑडिट शुरू करूं, नहीं तो कोई सेंस ही नहीं है। तो यूज बाय मैनेजमेंट ऑफ एन एप्लीकेबल एफआरएफ या एक्सेप्टेबल एफआरएफ इन द प्रिपरेशन, और इसी का वो एग्रीमेंट कर ले, ऑन विच ऑडिट इज टू बी कंडक्टेड, तो जाके मैं ऑडिट कंडक्ट करूंगा। एस्टेब्लिश्ड है या नहीं, ऑडिटर 3 एक्टिविटी चेक करेगा इसके लिए कि क्या प्री कंडीशंस मौजूद हैं। पहला चेक करेगा एप्लीकेबल एफआरएफ इज एक्सेप्टेबल, ये हो गया एफआरएफ एक्सेप्टेबल है भैया, ये लिख लो छोटा सा कि क्या ये एफआरएफ एक्सेप्टेबल है जो हम बता रहे हैं। दूसरा एग्रीमेंट ले लो मैनेजमेंट से और टीसीडब्ल्यूजी से कि क्या वो अपनी जवाबदारी समझते। याद करो ऐसे 700 में भी हम बोलते हैं मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ, उसमें सबसे पहले यही लिखते हैं कि मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी फॉर द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ। तो दूसरा लायबिलिटी मैनेजमेंट क्या लेगा, प्रिपरेशन की एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ, इंटरनल कंट्रोल की, ये भी मेरी जवाबदारी नहीं है, हम मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ में लिखते हैं टू डिजाइन मेंटेन एंड इंप्लीमेंट, डिजाइन इंप्लीमेंट मेंटेन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एज रिक्वायर्ड बाय द साइज ऑफ द एंटिटी। और तीसरा ऑडिटर को प्रोविजो या प्रोवाइड कर देगा वो 3 चीजें, पहला एक्सेस विद ऑल द इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन एंड अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू पर्सन। ये 3 बातें फटाफट से रिपीट करो। पहला सर प्री कंडीशन मतलब यूज बाय द मैनेजमेंट ऑफ एक्सेप्टेबल एफआरएफ, ये वो एग्री कर ले, जिसके ऊपर ही मैं क्या कंडक्ट करूंगा, ऑडिट कंडक्ट करूंगा। मैं क्या क्या चेक करूं, पहला एफआरएफ एक्सेप्टेबल, ओके। दूसरा एग्रीमेंट विद मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी, दे अंडरस्टैंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर, 3 बातें, पहला अगेन प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ, दूसरा इंटरनल कंट्रोल नेसेसरी, तीसरा प्रोवाइड द ऑडिटर विद, 3 बोलना, 3 ये एक्सेस, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन और ये अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस, यूएनए, या 3 वर्ड ले लो आप, इतना नहीं लेना हो तो 3 मेन वर्ड सर, इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन एंड पर्सन, ये 3 चीजें मुझे चाहिए उनसे। इंफॉर्मेशन कौन सी, रिलेटेड टू सम रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंटेशन एंड अदर मैटर्स। एडिशनल इंफॉर्मेशन जो मैं रिक्वेस्ट करूं वो उनको देना ही पड़ेगी। थर्ड अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस विद इन द एंटिटी, मुझे लगता है आई हैव टू मीट इंजीनियर, मैनेजमेंट बोल रहा है क्या करोगे इंजीनियर से मिलके, वो कॉमर्स का थोड़ी ना है, उसको अकाउंट्स थोड़ी नहीं आता, अरे मुझे मिलना है, आई शुड हैव अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस विद इन द एंटिटी। ये थी प्री कंडीशंस दोस्तों। ऑडिट एंगेजमेंट लेटर पे अलग से 5 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट लिखिए। प्री कंडीशंस हालांकि अभी पूछा नहीं गया है बहुत समय से। ऐसे 210 में बोलना ऑडिटर शाल एग्री विद द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट विद मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी, बोलो मालिक, हाँ है ना। ऑडिट एंगेजमेंट लेटर क्या है सर, लेटर इशूड बाय द ऑडिटर टू द ऑडिटी कंटेनिंग व्हाट, कंटेनिंग ऑल दिस थिंग्स। ये 5 बातें आपके कंटेंट्स में होनी चाहिए। तो पहले तो डेफिनेशन बोलो, व्हाट इज ऑडिट एंगेजमेंट लेटर। Audit engagement letter is a letter issued by the auditor to the client defining what, defining all these things, defining all these things, ये सब लिख देना उसमें एज इट इज। इसीलिए पूछा जाता है ऑडिट एंगेजमेंट के कंटेंट्स क्या हैं, बोले फटाफट कमेंट करें भैया, तो मुझे समझ पड़ेगी कौन सा पार्ट ज्यादा समझाना है। रिपीट करते जाए, यस यस करते जाए, जो जो पार्ट होता जा रहा है तो मुझे समझ पड़ेगा कौन से पार्ट पे ज्यादा फोकस करना है। ध्यान रखना हमको क्लियर होना चाहिए अबाउट द नेचर ऑफ द एंगेजमेंट, इट शुड बी इन राइटिंग, इट शुड स्पेसिफाई द स्कोप, इट शुड बी सेंड बाय द ऑडिटर टू हिज क्लाइंट। तो 4 बातें बोले फटाफट। पहला द ऑडिटर शैल एग्री विद द टर्म्स ऑफ द एंगेजमेंट विद द मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी, पार्टी शुड बी क्लियर अबाउट द नेचर ऑफ द एंगेजमेंट। दूसरा बोलो शुड बी रिड्यूस्ड इन राइटिंग, मतलब इन राइटिंग होना चाहिए। तीसरा स्पेसिफाई द स्कोप, एंड फोर्थ सेंड बाय द ऑडिटर टू द क्लाइंट। कंटेंट में 5 बातें जरूर बोलना। सबसे पहला ओएस मतलब ऑब्जेक्टिविटी एंड ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ द ऑडिटर, फिर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलो, फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्लीकेबल एफआरएफ, एएफआरएफ हो गया ये जिससे प्रिपेयर होना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये हम लिख के दे रहे हैं उनको पहले से ही कि हमारी जवाबदारी क्या है, आपकी जवाबदारी क्या है, एप्लीकेबल एफआरएफ कौन सा है। और आखिरी है
रेफरेंस टू द एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ एनी रिपोर्ट्स टू बी इशूड बाय द ऑडिटर। हम लिख सकते हैं वी विल इशू आवर रिपोर्ट एज पर एसए 700 रिक्वायर्ड बाय आईसीआई, ऐसा हम लिख सकते हैं भैया। वी कैन मॉडिफाई द ओपिनियन एज पर एसए 705, हम ये भी लिख सकते हैं कि रिपोर्ट डिफर भी हो सकती है। बोलो भैया आया ना। अगर लॉ या रेगुलेशन सफिशिएंट डिटेल देता है टर्म्स की, तो ऑडिटर को रिटर्न एग्रीमेंट तो फिर भी कर लेना चाहिए, फिर भी रिटर्न एग्रीमेंट तो कर लेना चाहिए कि नहीं? तो पहले बोलो मत करो, लेकिन अपने को कब कर लेना चाहिए? जब अपने को लगता है कि मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ पाएगा कि नहीं, तो फिर आप अलग से एंगेजमेंट लेटर दे दो। तो कम से कम 5 बातें कंटेंट की बोलो। सबसे पहला ओएस, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ द ऑडिट, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एफआरएफ जिससे स्टेटमेंट्स प्रिपेयर होंगे, और आखिरी है रेफरेंस टू द एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट जिसमें आपकी रिपोर्ट इशू की जाएगी। अगर लॉ या रेगुलेशन ऑलरेडी डिटेल्स दे रहा है, इस पे एमसीक्यू आ सकता है कि कब आपको अलग से एंगेजमेंट लेटर नहीं देना है, इस पे एमसीक्यू पूछ सकते हो आपसे। लॉ या रेगुलेशन अगर सफिशिएंट डिटेल्स दे दे तो आप मत इशू करो, एक्सेप्ट आपको जब लग रहा है कि मैनेजमेंट एक्नॉलेज करेगा ना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की नहीं करेगा, तो इशू कर देना आपको डाउट हो तो। ये बात छोटी सी, फॉर्म एंड कंटेंट डिफाइन ऑडिट एंगेजमेंट लेटर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए हमारी स्टेप्स में हमने सबसे पहला एलओएस देखा, लिमिटेशन ऑन स्कोप है तो डू नॉट एक्सेप्ट द एंगेजमेंट, नहीं है तो चेक करो प्री कंडीशन है, प्री कंडीशन नहीं है तो उनसे रिक्वेस्ट करो भैया प्री कंडीशन एग्जिस्ट करो। वो बोल रहे हैं हम आपको अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस नहीं देंगे टू द पर्सन, अपन बोलेंगे नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा लल्ला, अपन मना कर देंगे उनको, है ना। अगर हाँ कर दें वो तो प्रिपेयर द एंगेजमेंट लेटर अलॉन्ग विद द कंटेंट्स कि हमारा ऑब्जेक्टिव स्कोप, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एफआरएफ एंड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट, ये जरूर लिख देना। क्या हर साल ऑडिट एंगेजमेंट लेटर बनेगा? सर वैसे नहीं बनाते अपन, लेकिन रैकरिंग ऑडिट में क्या उनको रिवीजन की जरूरत पड़ सकती? तो अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आंसर, वेरी इंपॉर्टेंट आंसर कि रैकरिंग में कब होता है। देखो क्वेश्चन किस तरह से आएगा वो देखना भैया। इट इज नॉट मैंडेटरी टू सेंड अ न्यू एंगेजमेंट लेटर इन रैकरिंग ऑडिट बट समटाइम्स इट बिकम्स मैंडेटरी, इस तरह से आ सकता है। एक आ सकता है कब कब ऑडिटर को जरूरी लगता है कि एक नया एंगेजमेंट लेटर इशू करना चाहिए। एक आ सकता है he decides, an auditor decide not to send a new engagement letter every year. ओके, ये अप्रोच ठीक है क्या? तो अपन circumstances लिखेंगे when in a recurring audit an auditor should revise the engagement letter। पहला as per ऐसे 210 ध्यान रखना, ऑडिटर असेस करेगा हर साल are there any circumstances which require me to revise the terms of engagement, ऐसा वो असेस कर रहा है भैया सोच के। लास्ट ईयर ऑडिट किया 139(1) में आप 5 AGM के लिए अपॉइंट हुए, आप जानते ही हो। पहला ईयर गया, दूसरे ईयर यार लास्ट ईयर दिया था, चेंज करना है क्या? असेस। तो पहला वर्ड मेरे लिए जो काम का है वो है मालिक असेस द सर्कमस्टेंसेस कि क्या रिवीजन की जरूरत है। और दूसरा एनी नीड टू रिमाइंड कि भैया हमारी एग्जिस्टिंग टर्म्स ये हैं, क्या एंटिटी को बताने की जरूरत है? तो रिमाइंड आ गया, असेस एंड रिमाइंड, ये चीजें चेक करो। जरूरी नहीं है कि आप हर साल एक नया एंगेजमेंट लेटर दो, लिखा हुआ है, लेकिन फॉलोइंग आर द फैक्टर्स which require the auditor to revise the terms of the audit engagement or remind the entity of the existing term। वापस से दो बातें, पहला to revise the terms of the engagement, या उनको याद दिलाना है भैया, उनको बोलो भूल न जाना। remind the entity of the existing term in special circumstances में आप कर सकते हो। चेक करें, हमने इसलिए बोला कि रैकरिंग ऑडिट में कब कब आपको जरूरी है, चेक करो, रिवाइज करवाना है, फैक्टर्स आपको चेक करने, फैक्टर्स चेक करके आप चाहो तो टर्म्स रिवाइज कर सकते हो। लाइए फैक्टर्स याद करो मेरे साथ साथ। सबसे पहला चेंज वाली बातें लेते हैं अपन, कहाँ कहाँ चेंज हुआ, तो आपको एक रिवीजन कर देना चाहिए लेटर का। पहला सीनियर मैनेजमेंट, एसएम, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट नहीं, सीनियर मैनेजमेंट। दूसरा चेंज इसी से रिलेटेड बोलो, मैनेजमेंट चेंज मतलब ऑनरशिप भी हो सकती है। तीसरा नेचर एंड साइज ऑफ द एंटिटी, एनएस। फोर्थ कोई रेगुलेटरी या लीगल रिक्वायरमेंट चेंज हुई है। फिफ्थ एफआरएफ में कोई चेंज तो नहीं है। सिक्स्थ अदर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स, ओआरआर, ये 6 तो चेंज है मालिक। बोलो चेंज के पॉइंट। सबसे पहला सर जो सीनियर मैनेजमेंट था उसमें कोई चेंज तो नहीं है, ऑनरशिप स्ट्रक्चर तो चेंज नहीं हो रहा, एफआरएफ तो चेंज नहीं हो रहा, लॉ तो चेंज नहीं हो रहा, अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी तो चेंज नहीं हो रहा, एंटिटी में कोई चेंज तो नहीं है। ये 3 एंटिटी के चेंजेस है। बोलो कौन कौन से? सर सीनियर मैनेजमेंट का बदल जाना, ऑनरशिप का बदल जाना, या नेचर एंड साइज ऑफ द एंटिटी का बदल जाना। ये जो 3 है ये आपके एंगल से, ऑडिटर के एंगल से कि लीगल फ्रेमवर्क बदल रहा है, अप्लीकेबल एफआरएफ बदल रहा है, अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज बदल रही है। तो 3 कंपनी के एंगल से और 3 ऑडिटर के एंगल से। अब बचे 2 और। अगर आपको लगता है कि एंटिटी ने मिसअंडरस्टूड किया था मेरे ऑब्जेक्टिव और स्कोप को, वापस से रिवाइज करो, और कोई रिवाइज या स्पेशल टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट हो तो फिर से रिवाइज करो। ऐसे करके टोटल हमारे पास 8 पॉइंट है। बोलते हैं 3 है मैनेजमेंट के एंगल से, बोलो भैया सीनियर मैनेजमेंट, ऑनरशिप, नेचर एंड साइज। ऑडिटर के एंगल से बोलो अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, एफआरएफ, लॉ या रेगुलेशन। 2 बोलो एक और
सर रिवाइज करवाना है क्योंकि वो मिसअंडरस्टूड कर गए, तो स्पेशल टर्म्स ऐड हो रही है तो रिवाइज करवा देना। ये बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है, लिख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 5 मार्क्स 6 मार्क्स डायरेक्टली आ सकता है। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि एंगेजमेंट से पहले अगर लिमिटेशन ऑन स्कोप हो तो आपको क्या लग रहा है, इफ ऑडिटर बिलीव्स दैट देयर इज अ लिमिटेशन, तो उसको हमेशा क्या देना पड़ेगा, डिस्क्लेम। तो ऐसे में एक्सेप्ट ही मत करो, एक्सेप्ट ही मत करो भैया, एक्सेप्ट ही मत करो, यू शुड नॉट एक्सेप्ट सच अ लिमिटेड एंगेजमेंट जब तक की रिक्वायरमेंट नहीं हो, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। कब कब वो चेंज इन एंगेजमेंट रिक्वेस्ट कर सकता है, एक था रिवाइज अपन कर रहे हैं टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट को, ओके। अब एक क्या, वो एंगेजमेंट टर्म्स बदल सकते हैं। एंगेजमेंट टर्म्स बदलने की बात कब आ रही, देखो, बिफोर द कंप्लीशन के पास रिक्वेस्ट आई टू चेंज द एंगेजमेंट, हो सकता है जो आपको लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस की तरफ ले जा रहा हो, मैनेजमेंट आपका स्कोप चेंज कर रहा है, विच प्रोवाइड्स यू अ लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस। कारण, 3 कारण हो सकते हैं, पहला कारण, दूसरा कारण और तीसरा कारण, ABC। पहला, देयर इज सम चेंज इन सर्कमस्टेंसेस। दूसरा, देयर इज सम मिसअंडरस्टैंडिंग एज टू द नेचर ऑफ द ऑडिट और रिलेटेड सर्विसेज, है ना, तो नेचर और रिलेटेड सर्विसेज। थर्ड वन, रेस्ट्रिक्शन ऑन द स्कोप, जो या तो मैनेजमेंट ला रहा है या सर्कमस्टेंसेस ला रही है, इस वजह से आपका स्कोप बदल रहा है। तो क्लाइंट कब रिक्वेस्ट कर सकता है ऑडिटर से कि भैया चेंज दी एंगेजमेंट, और मेन बात है क्या ये लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस पे ले जा रहा है, तो जरूर अप्रोप्रिएटनेस चेक करना। 3 सर्कमस्टेंस जिसमें मैनेजमेंट हाथ जोड़ के बोल रहा है, पहला चेंज इन सर्कमस्टेंसेस जिसके कारण नीड फॉर सर्विस चेंज हो गई। सेकंड, मिसअंडरस्टैंडिंग एज टू द नेचर और रिलेटेड सर्विसेज। थर्ड वन, रेस्ट्रिक्शन ऑन द स्कोप ऑफ द एंगेजमेंट। तो पहला हो गया सर्कमस्टेंसेस, दूसरा हो गया मिसअंडरस्टैंडिंग, तीसरा हो गया रेस्ट्रिक्शन ऑन दी स्कोप। अब अपने को डिसाइड करना है दिस लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस में अपन एंगेजमेंट कंटिन्यू करें या नहीं करें। तो ये डायग्राम ध्यान से देखिए, उन्होंने अगर रिक्वेस्ट की है तो 3 कारण से किए, सर्कमस्टेंसेस, सम मिसअंडरस्टैंडिंग इज देयर और सम लिमिटेशन ऑन स्कोप इज देयर। चेक करना क्या ये जस्टिफाइड है, क्या ये जस्टिफाइड नहीं है। जस्टिफाइड है तो नया टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट बना देना, ब्रिंग ऑन रिकॉर्ड, मतलब इन द रिटन एग्रीमेंट फॉर्म, एक्सेप्ट करना। अगर जस्टिफाइड नहीं है तो 2 ऑप्शन है, विड्रॉ एंड रिपोर्ट। अब इसका आंसर कैसे बनाना है, जस्टिफाइड है तो बोलो न्यू टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट रिकॉर्डिंग पे लेना है, नॉट जस्टिफाइड सर विड्रॉ करना है और रिपोर्ट करना है। अब इसके आंसर को देखो, का आंसर इस तरह से आता है मालिक, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, आंसर इस तरह से बनाया जाता है इसका। कैसे कैसे आंसर आते हैं 3 मार्क्स 4 मार्क्स में, ध्यान से देखिएगा। ऑडिटर से रिक्वेस्ट किया गया है कि टू चेंज द एंगेजमेंट, डिस्कस करना है आपको। तो अपन शुरू की 2 लाइन तो वही ले रहे हैं वापस, एन ऑडिटर हूं बिफोर द कंप्लीशन is requested to change the engagement to a one which provides a lower level of assurance। बोले फटाफट से, क्या इसके अप्रोप्रिएटनेस देखना है, यस, केयरफुली रीजंस को एग्जामिन करना है, पर्टिकुलरली अगर आपके स्कोप पे क्या आ रहा है, रेस्ट्रिक्शंस के लीगल इंप्लीकेशंस देखना है, मेन तो रेस्ट्रिक्शंस के। बोलो भैया पहला आंसर, ये पहला आंसर, यू शुड नॉट एग्री टू चेंज अनलेस देयर इज नो रीजनेबल जस्टिफिकेशन। तो मैंने बोला जस्टिफाइड, एक्सेप्ट कर लो। एक्सेप्ट करके क्या करोगे, अगर रीजनेबल जस्टिफिकेशन है तो क्या करें, रिवाइज टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट ले लेना इन रिटर्न फॉर्म, इन रिटर्न फॉर्म, या आप मन से भी लिख सकते हो। एक तो ये लिख के आना यहां तक का, ये जरूर लिखना यहां तक। सेकंड, अगर टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में चेंज हुई तो ऑडिटर क्या करेगा, एग्री करेगा और रिकॉर्डिंग पे ले लेगा न्यू टर्म्स। चलो तो यहाँ मत लिखो, नीचे ही लिख देना, अगर छोटा करना हो तो एक साथ जोड़ देना, नहीं तो अलग से ले लेना। ये 2 बातें हो गई भैया ए वाले पॉइंट की। कौन कौन सी, पहला, you should not agree until there is some reasonable justification for doing so. If the reasons are justified या reasonable justification is there, report should be as per the revised terms of engagement। मैं यहाँ RTOE कर रहा हूँ, revised terms of engagement, and it should always be agreed upon and brought on record। ये जरूर कर लेना, ये जरूर करना, brought on record the new terms और other suitable form written manner में आ जाना चाहिए। B clause लो, if you are unable to change, अब क्या करें, अपने को नहीं लग रहा कि उनके रीजन जस्टिफाइड है एंड मैनेजमेंट अपने को परमिट भी नहीं कर रहा, तो 2, अनेबल टू एग्री, वी आर नॉट एग्रीइंग ऑन द चेंज इन द टर्म्स, मैनेजमेंट इज नॉट परमिटिंग टू कंटिन्यू। तो अपने पास 2 ऑप्शन है, बोलो पहला, ऑडिटर शैल विड्रॉ फ्रॉम द ऑडिट एंगेजमेंट वेयर पॉसिबल अंडर द एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशन। दूसरा, वेदर देयर इज एनी लीगल ऑब्लिगेशन, देयर कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन टू रिपोर्ट। तो 2 वर्ड हो गए भैया, विड्रॉ एंड रिपोर्ट। इसका आप ऑब्लिगेशन चेक कर लेना, जैसे कि TCWG, रेगुलेटर्स, किसी को बता के तो टाटा बाय बाय नहीं बोलना है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये कमेंट्स आपको ध्यान रखना है। 2 आंसर है मेरे पास, एक ए, इफ इट नॉट एग्री अनलेस देयर इज रीजनेबल जस्टिफिकेशन, इफ रीजनेबल जस्टिफिकेशन इज देयर, ऑडिट शुड बी एज पर रिवाइज टर्म, इट शुड बी एग्रीड अपॉन एंड टेकन ऑन रिकॉर्ड द न्यू टर्म्स,
आर इन एंगेजमेंट लेटर और अदर सुटेबल फॉर्म, मन से लिखना है। इफ यू आर अनेबल टू एग्री, मैनेजमेंट नॉट कंटिन्यू, नॉट परमिटिंग टू कंटिन्यू, क्या वर्ड यूज करना है, नॉट परमिटिंग टू कंटिन्यू द ओरिजिनल एंगेजमेंट, क्या करें यार, विड्रॉ एंड एग्जामिन कर लेना ऑब्लिगेशन आइदर कॉन्ट्रेक्चुअल और अदरवाइज, लीगल या अदरवाइज, किसी को भी रिपोर्ट करके तो जाने का नहीं है टू अदर पार्टीज। बोलिए भैया, ये छोटा सा पॉइंट हमने यहाँ खत्म किया। विड्रॉ एज पर एप्लीकेबल लॉज, एप्लीकेबल लॉज हम यहाँ लिख सकते हैं या रेगुलेशंस, तो रिपोर्टिंग का आप चेक कर लेना ऑब्लिगेशन टू अदर पार्टीज। बोलिए मालिक, इज इट क्लियर, बात समझ में आई। प्री कंडीशंस हमने देख ही ली थी, एंगेजमेंट लेटर के 5 पॉइंट हमने ये देख ही लिए थे, चेक करो एक बार वापस से। ऑब्जेक्टिव, स्कोप, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, फॉर्म एंड कंटेंट, है ना। रैकरिंग ऑडिट में हमने बोल ही दिया था, मिसअंडरस्टैंडिंग एक पॉइंट है, चेंज के अपने पास 6 पॉइंट है, बोलो कौन कौन से, लीगल, एफआरएफ, अदर रिपोर्टिंग, मैनेजमेंट के एंगल से मैनेजमेंट, ऑनरशिप, नेचर एंड साइज, और कोई चेंज करना चाहते हो स्पेशल टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में, तो ऐसे T10 बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू आ सकता है, डेफिनेटली ट्रू फॉल्स आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है, तीनों चीज़ों के आने की प्रोबेबिलिटी हमेशा है इस ऐसे से। चेंज करने से पहले अप्रोप्रिएटनेस चेक कर लेना, रीजंस एग्जामिन कर लेना, जस्टिफाई हो तो एग्री ऑन द चेंज, रिवाइज द टर्म, इशू न्यू एंगेजमेंट लेटर एंड इशू द रिपोर्ट, अनेबल टू चेंज, रिक्वेस्ट मैनेजमेंट टू कंसिडर ओरिजिनल एंगेजमेंट, नहीं करने दें तो विड्रॉ एंड रिपोर्टिंग। ये फिर से हमने पॉइंट रिवाइज किए एक बार और। ये था दोस्तों ऐसे 210। एक आखिरी आंसर जो वैसे तो बहुत कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ चीजें पूछी जा सकती है एग्जाम में अलग से भी, जब आईसीआई पूछने पे आएगा तो छोटी छोटी बातें पूछ सकता है अपने से। बोलिए, ऐसे 210 कंक्लूड हुआ यहाँ पे, पहले तो ये बता दें मालिक, क्या 210 कुछ याद हुआ क्या ऐसे 210 याद हो जाएगा हमको नेक्स्ट 10 मिनट्स में रिवीजन करने के बाद? क्या आराम से आप इस पे कोई एमसीक्यू सॉल्व कर पाएंगे? बोलिए मालिक। तो हमने थ्रेड्स देखा, इंपॉर्टेंट आंसर, आज सारी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। प्रोफेशनल स्केप्टिज्म देखा, अगेन एन इंपॉर्टेंट आंसर। ये भी 4 एग्जाम्पल थे, ऑडिट एविडेंस कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, इंफॉर्मेशन में क्वेश्चनिंग आ रही है रिलायबिलिटी को लेके, है ना। यस, एक क्वेश्चन और जो जिस पर हमारा ध्यान नहीं जाता कभी, वैसे तो ये कम इंपॉर्टेंट है, बहुत कम इंपॉर्टेंट है, चांसेस आने के कम है, लेकिन अगर आया तो एकदम से हमको क्लिक नहीं होगा कि इसमें लिखना क्या है। क्वेश्चन इतना सा है कि जो पर्सन कंडक्ट कर रहा है ऑडिट, मतलब हम, वी शुड इंश्योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट वुड नॉट मिसलीड एनीबडी। अपन कैसे ये बात कंक्लूड करेंगे कि यार फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई मिस स्टेटमेंट या मिसलीडिंग नहीं होगी? तो बहुत सिंपल से यहाँ लाइंस दिए हैं उन्होंने। देखो, सबसे पहला तो क्या देखूंगा मैं, बहुत सिंपल, ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट है ये किससे बनी हो? विथ रेफरेंस टू एंट्रीज, ये बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर होनी चाहिए। कहने का मतलब, याद करो कौन सा अजर्शन लग रहा है, ट्रांजेक्शन ऑकर हुआ हो तो ही आप रिकॉर्ड करना। मैंने आपको ड्यूरिंग द लेक्चर्स अजर्शंस के ऊपर करीब 1 घंटे का एक अलग से सेपरेट लेक्चर बना के दिया था, सिर्फ अजर्शन समझाने के लिए। अजर्शंस पे ही पूरा ऑडिट चल रहा है, अजर्शंस पर ही हम सैम्पलिंग को बेस बनाते हैं, अजर्शंस पे ही हम प्रोसीजर्स भी डिसाइड करते हैं। तो यहाँ अजर्शन सेटिस्फाई करना है बेसिकली। तो पहला हम बोल रहे हैं भाई, एंट्रीज के रेफरेंस में ही बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर हो, ऐसा हम देखेंगे तो समझ जाएंगे कि मिसलीडिंग नहीं है। दूसरा देखो, सेकंड पॉइंट क्या है? एंट्रीज आर अप्रोप्रिएटली सपोर्टेड बाय सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। जब आप कोई एंट्री कर रहे हो तो अपन ने हमेशा बोला है, बेसिक बातों में हमने इनको समझा था जब ऑडिट शुरू ही करते हैं हम, कि मैं सिर्फ एंट्री चेक नहीं करता, मुझे चाहिए उसका कोई ना कोई एविडेंस, मुझे चाहिए उसका कोई ना कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, उसके बिना हम कोई भी एंट्री एग्जामिन कभी भी नहीं करते। थर्ड है मालिक, कोई भी एंट्री ओमिट ना हो। बताओ कौन सा अदर्शन लगा, ये बताना जरा, ओमिशन पे कौन सा अदर्शन लग रहा है, बोलो फटाफट से। कोई भी एंट्री ओमिट नहीं हुई हो, कोई भी ट्रांजेक्शन ओमिट नहीं हुआ हो, बोलो कौन सा अदर्शन? बोलिए मालिक, कौन सा अदर्शन? ओमिशन पे कौन सा अदर्शन बोलोगे आप लोग? सर कंप्लीशन की बात करेंगे, बोलो। ओमिशन मीन्स व्हाट सर? कोई भी एंट्री ओमिट नहीं हुई मतलब कंप्लीटेड है, कंप्लीशन का अदर्शन लग गया यहाँ पे। कंपाइलेशन के दौरान कुछ भी ओमिट नहीं हुआ हो और बुक्स ऑफ अकाउंट में सब चीजों को जगह दी गई हो। बोलिए मालिक, इंफॉर्मेशन जो कन्वे हो रही है वो कैसी होनी चाहिए? हमेशा आप बोलते हो डिस्क्लोजर शुड बी एडिक्वेट एंड प्रॉपर, करेक्ट ईशांक। अब
डिस्क्लोजर शुड बी एडिक्वेट एंड प्रॉपर को सिंपल वर्ड में ले तो सर क्लियर होना चाहिए, अनएम्बिजियस होना चाहिए, पढ़ने वाले को यूजर को सब समझ में आना चाहिए। करेक्ट सुहानी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में और क्या बताओगे सर? प्रॉपर क्लासिफिकेशन हो, प्रॉपर डिस्क्रिप्शन हो, डिस्क्लोजर जो है एप्लीकेबल एफआरएफ या एएस के साथ। और आखिरी था इट शुड ऑलवेज प्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द ऑपरेशनल रिजल्ट्स, मतलब P&L एंड ऑफ द एसेट एंड लायबिलिटी या स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स भी आप लिख सकते हो। तो बताएं 7 पॉइंट नहीं है, ये 6 पॉइंट है। बताएं 6 पॉइंट में पहला क्या सर? अपन बेसिक पे बात करते हैं। एंट्री रिकॉर्ड होती है तो बुक्स ऑफ अकाउंट बन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक आते हैं अपन। तो पहले क्या चेक करो सर? जो एंट्रीज है रेफरेंस पे बुक्स ऑफ अकाउंट ड्रॉ हुई है या नहीं हुई है। सेकंड हम बोल रहे हैं हमेशा उस एंट्री पे एक सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिला क्या? इमेजिन करना भैया ये बिल है, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश की एंट्री, तो उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एविडेंस होना चाहिए। तीसरा कोई भी एंट्री ओमिट नहीं हुई है, ये इंपॉर्टेंट है। इन्फॉर्मेशन जो भी कन्वे हो रही है, आप चाहो तो इन्फॉर्मेशन कन्वे से पहले आप क्लासिफिकेशन का पॉइंट ले सकते हो, क्योंकि अकाउंटिंग प्रोसेस में क्लासिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन और डिस्क्लोजर आता है, पहले वो ले लो। फिर जो इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट हुई है वो ट्रू है, फेयर है, क्लियर है, अनएम्बिजियस है। ये 6 पॉइंट हम बहुत आराम से बुक्स ऑफ अकाउंट के ऊपर लिख सकते हैं और बोल सकते हैं कि ये स्थितियां हैं, तो वी विल एज्यूम दैट नथिंग इज मिसलीडिंग। ये हम अजर्शन के बेस पर भी समझा सकते हैं। ठीक है मालिक। तो ये आज हमने एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट खत्म किया। कल हम ऐसे 220 एंड करेंगे और फिर चैप्टर नंबर 3 ऑडिट एविडेंसेस के इसी के साथ शुरू करेंगे। ऐसे 220 भी थोड़ा अच्छा ऐसे है, इंपॉर्टेंट तो नहीं बोलेंगे लेकिन इस पर से कुछ ना कुछ पॉइंट बनता है। हालांकि इजी एसए है, ये भी बहुत इजी ऐसे। तो भैया चैप्टर 1 हमने 2 लेक्चर में लगभग इसको एंड कराए। आप इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। इस पे से ऑब्वियसली मैंने आपको स्कोप और एस्पेक्ट तक भी पढ़ाए हैं, ताकि कुछ भी आ सकता है, अपन कुछ कह नहीं सकते ना, वी आर नॉट श्योर। हाँ, जो इंपॉर्टेंट है उसके लिए मैं आपको इंपॉर्टेंट बता ही रहा हूँ। तो नेक्स्ट पार्ट में फिर हम ऐसे 220 एंड करेंगे प्लस चैप्टर 3 के साथ शुरुआत करेंगे। चैप्टर 3 जो कि पूरा आपका ऑडिट एविडेंसेस पर बेस्ड है। हम उसको शॉर्टकट करके कैसे याद करना है वो समझेंगे, कैसे आप उन चीज़ों को ज़्यादा लर्न कर सकते हैं। आई होप ये लेक्चर आपके लिए जो है बहुत बहुत हेल्पफुल हो। थैंक यू, लव यू ऑल डियर। मिलते हैं फिर एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट के साथ। ध्यान रखिएगा अपना। राधे राधे। ओके, क्वेश्चन है SAE एंड अदिति, SAE स्टैंडर्ड ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट और SRS जो है रिलेटेड सर्विस के ऊपर। इसका मैंने एक डायग्राम बनाया था अदिति जी, आप देखिएगा। मैंने डायग्राम में 3 अलग अलग तरह के लेवल ऑफ एश्योरेंस बनाए थे, मॉडरेट, एब्सोल्यूट और रीजनेबल। एक बार वो देखना, वरना मुझे कॉल कीजिएगा। यस, थैंक यू ऑल। चलिए मिलते हैं।